अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। इस्तकबाल है आपका आपके अपने चैनल प्राइड ऑफ एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में हम 7वीं जमात रियाजी के ब्रिज कोर्स का जो आपको कोर्स दिया हुआ है, तो उसके 11 से 15 दिन के तमाम असबाक का मुताला भी करेंगे और उनमें जो मौजूद सवालात और जवाबात है उनको हल भी करेंगे। आइए वीडियो में ताख़िर ना करते हुए हम पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहला सबक जो है आपको 11वें दिन का ब्रिज कोर्स का, इसमें आपके सबक का नाम है मुश्तरिक ज़ू अज़ाफ़े अक़ल, जिसको शॉर्ट में हम मीम ज़ाल अलिफ कहते हैं। देखिए इसमें क्या समझना है हमको। मक़सूम अलह जो होता है, जब भी हम तक़सीम का अमल करते हैं तो आप सभी को मालूम होगा कि तक़सीम के अमल में यहाँ जो क़ीमत आती है इसको हम कहते हैं मक़सूम, और यहाँ जो क़ीमत आती है इसको कहा जाता है मक़सूम अलह। मक़सूम अलह कहते हैं इसको हम। और ऊपर आता है खारिज क़िस्मत और नीचे जो आखिर में हमको मिलता है वो होता है बाकी। तो यहाँ पर हमें क्या बताना है कि मक़सूम अलह हमको 7 के अज़ाफ़ में देखना है और 8 के अज़ाफ़ में देखना है। यानी कि हम 7 का पहाड़ा यहाँ पर लिख लेंगे और 8 का पहाड़ा लिख लेंगे। तो हमें इसमें देखना है कि हमको कॉमन जो मुश्तरिक आद कौन सा मिलता है वो मालूम करना है हमको। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 56 दोनों का मुश्तरिक है। मुश्तरिक ज़ू अज़ाफ़े अक़ल क्या होता है, दिए हुए आदात का मीम ज़ाल अलिफ मालूम करना, यानी इन आदात के तमाम अज़आफ़ यानी कि उनका पहाड़ा लिखना होता है और उनमें सबसे छोटा जो सबसे छोटा रहेगा इन तमाम में जो भी 2 नंबर के हम पहाड़े लिखेंगे तो उनके तमाम अज़ाफ़ में जो मुश्तरिक रहेगा और सबसे छोटा रहेगा, तो वो जब हम तलाश करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, मुश्तरिक ज़ू अज़ाफ़े अक़ल तलाश करना या मालूम करना कहते हैं। और वो जो निकल कर आता है वो क्या होता है, उसका मुश्तरिक ज़ू अज़ाफ़े अक़ल होता है। वो जो सबसे छोटा मुश्तरिक आद होता है तो वो उन दोनों आदात का मुश्तरिक ज़ू अज़ाफ़े अक़ल होता है, जो सबसे छोटा और मुश्तरिक होता है। देखिए हमको और मिसाल दी हुई है, 4 और 8 का मीम ज़ाल अलिफ तलाश करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 4 का पहाड़ा लिख देंगे पूरा और 8 का भी पहाड़ा लिख लेंगे। तो अब इसमें देखिए हमको कितने मिल रहे हैं, मुश्तरिकात कौन कौन से मिल रहे हैं 4 और 8 के पहाड़े में। देखिए 16 भी मिल रहा, उसके अलावा 24 भी मिल रहा, और 4 के पहाड़े में 32 और 8 के पहाड़े में भी है कॉमन। और उसके अलावा फिर 4 के पहाड़े में यहाँ पर आएगा 40 आता आगे, जो 8 के पहाड़े में भी रहता। तो देखिए कितने मुश्तरिक अज़ाफ़ मिल जा रहे हैं हमको, 1 2 3 4 और 8 भी मिल रहा, 5 मिल रहे हैं ना। तो इसमें हमको क्या करना है, सबसे छोटा वाला लेने का होता है। जब मुश्तरिक ज़ू अज़ाफ़े अक़ल हम देखते हैं तो सबसे छोटे वाला देखते हैं जो मुश्तरिकात होता है। तो इन दोनों का क्या है, फिर मुश्तरिक ज़ू अज़ाफ़े अक़ल 8 है, क्योंकि इसमें 4 और मुश्तरिकात है 8 के अलावा, लेकिन सबसे छोटा कौन सा है, 8 है, इसलिए हमको 8 को ही कंसिडर करना है। और 8 ही क्या रहेगा फिर, 4 और 8 इन दोनों आदत का मुश्तरिक ज़ू अज़ाफ़े अक़ल रहेगा। क्यों, क्योंकि ये सबसे छोटा मुश्तरिक ज़ाफ़ है जो दोनों के पहाड़े में आता है। अब नीचे हमको सवाल दिए हुए वो हम हल करेंगे। सबसे पहला सवाल है 12 और 28 का मीम ज़ाल अलिफ मालूम करना है। तो देखिए 12 के ज़ाफ़ में हम लिख देंगे, 12 का टेबल लिख लेंगे, 12 का 12, 12 दूनी 24, तो 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 छक्के 72, 12 सत्ते 84, 12 अठे 96, 8 मुकाम तक लिख लिया हमने। इसके बाद 28 का पहाड़ा लिख लेंगे हम, 4 मुकाम तक लिख लिए वो भी। तो देखिए 12 के पहाड़े में और 28 के पहाड़े में जो हमको कॉमन यानी कि मुश्तरिक जो ज़वाब मिल रहा है वो है 84, सबसे छोटा वाला। तो इन दोनों का मीम ज़ाल अलिफ यानी कि मुश्तरिक ज़ू अज़ाफ़े अक़ल क्या रहेगा, 12 और 28 का 84 रहेगा। इसी तरह सेकेंड एग्जाम्पल में 9 और 15 का लिखना है हमको। देखिए तो 9 के कौन कौन से, हम 9 का पहाड़ा लिख लेंगे 5 मुकामात तक, 9 पंजे 45 तक, और 15 का पहाड़ा भी 4 मुकामात तक लिख लेंगे। इसमें देखिए कॉमन वाला हमको कौन सा मिल रहा है, 45, दोनों का मुश्तरिक आद है और सबसे छोटा आद है, सबसे छोटा ज़वाब है, इसलिए 15, 9 और 15 इन दोनों का मीम ज़ाल अलिफ यानी कि मुश्तरिक ज़ू अज़ाफ़े अक़ल क्या रहेगा, 45। आप अपने बैज में लिख लेना। उसके बाद हमको 15 और 45 का दिया हुआ है, इन दोनों का मीम ज़ाल अलिफ हमको निकालना है। 15 का पहाड़ा हम लिख लेंगे 3 4 5 मुकाम तक जितना आपको लिखना है, तो और 45 का भी पहाड़ा लिख लेंगे। जब तक हमको कोई मुश्तरिक आदमी मिल जाता तब तक हम लिख सकते। तो देखिए इन दोनों के भी हमको क्या मिलेगा, 15 और 45 का सबसे छोटा और मुश्तरिक आद है 45, तो 15 और 45 का मीम ज़ाल अलिफ रहेगा 45। इसके बाद चौथे क्वेश्चन में हमको क्या करना है, 12 और 24 का निकालना है। तो 12 का पहाड़ा हम लिख लेंगे 5 मुकामत तक, 24 का भी लिख लेंगे 5 मुकामत तक। 12 और 24 का देख रहे हैं आप 24 है,
मुश्तरिक ज़ू अज़ाफ़ अक़ल, जो सबसे छोटा और मुश्तरिक आद है इन दोनों पहाड़ी में। तो आप इसका जवाब क्या लिखेंगे? 12 और 24 का मीम जाल अलिफ 24 है। इसके बाद सवाल दिया हुआ है, मिसाल को हल करना है। परेड के लिए खेल के मैदान में बच्चों की ऐसी कतारें बनाई जाएं कि हर कतार में 20 बच्चे हो या हर कतार में 25 बच्चे हो, तो कतारें पूरी होती है और एक भी बच्चा नहीं बचता। बताइए इस स्कूल में कम से कम कितने बच्चे हैं? तो देखिए इसमें भी हमको क्या करना है इन शॉर्ट हमको यही कहा गया है कि हमको इसका 20 और 25 का मुश्तरिक ज़ू इज़ाफ़ा ख़ल जब हम निकाल लेंगे तो हमको दोनों का कॉमन नंबर, दोनों के पहाड़े में आने वाला सबसे छोटा मुश्तरिक और सबसे छोटा आद हमको मिल जाएगा उन दोनों का जो जो रहेगा। तो फिर हम उससे बता सकते हैं कि इस स्कूल में कम से कम कितने बच्चे हैं। 20 और 25 का पहाड़ा जब हम लिखेंगे तो देखिए हमको मुश्तरिक वाला कौन सा मिल रहा है, इसमें 100 मिल रहा है, दोनों में भी सबसे छोटा है और मुश्तरिक है। तो इन दोनों का मीम जाल अलिफ 100 है, यानी कि क्या है, इस स्कूल में कम से कम 100 बच्चे होंगे। क्योंकि ख़तारें कैसी बन रही, 20 की। अगर वो 20 बच्चों की क़तार बना रहे तो 100 बच्चों की लिहाज से 5 क़तारें बन जाएंगी, और 25 बच्चों की क़तार बना रहे तो 100 बच्चों के लिहाज से 4 क़तारें बन जाएंगी। तो ही एक भी बच्चा बाकी नहीं रहेगा। ये लिखा हुआ है ना बाद में, क़तारें पूरी होती है और एक भी बच्चा नहीं बाकी रहता है। तो फिर कम से कम इसका मतलब है कि स्कूल में कम से कम 100 बच्चे हैं। 20 बच्चों की क़तारें बनाने पर 5 क़तारें बनती और 25 बच्चों की क़तारें बनाने पर 4 क़तारें बनती और एक भी बच्चा बाकी नहीं रहता। इसका मतलब इस सवाल का जवाब क्या है? 100 है। 100 ये 20 और 25 दोनों का मीम जाल अलिफ है। देखिए इस क्वेश्चन में हमको क्या पूछा गया है, नीचे हमको नंबर्स दिए हुए हैं और उनका हमको मीम आइन अलिफ यानी कि मुश्तरिक आदे आज़म मालूम करना है। ये पिछले सबक में आप लोगों ने पढ़ चुके होंगे। मुश्तरिक आदे आज़म कैसा मालूम करते हैं? जो नंबर्स हमको दिए हुए रहते हैं हम उनके आद लिखते हैं, आद यानी कि ऐसे नंबर्स वहाँ पर ये मकसूम अलय हो जाते हैं और इनके आद यानी कि मकसूम लिखते हैं हम, जिनसे ये नंबर्स डिवाइड हो सकते हैं, तकसीम हो सकते हैं। तो वो इनके इन नंबर के हम आद लिखते हैं और फिर उसमें हमको मुश्तरिक आद ढूंढना होता है जो कि सबसे बड़ा हो। क्योंकि मुश्तरिक आद आज़म और मुश्तरिक ज़ू इज़ाफ़ा अक़ल में यही फ़र्क होता है कि मुश्तरिक ज़ू इज़ाफ़ा अक़ल में हम मुश्तरिक ज़ुआफ़ ढूंढते हैं जो सबसे छोटा होता है, और मुश्तरिक आद आज़म में हम कौन सा नंबर लिखते हैं, जो मुश्तरिक आद होता है दोनों नंबर्स का, जो सबसे बड़ा होता है। जब 2, 3, 5 के अगर हम आद लिखेंगे तो 2 के आद हमारे पास क्या आएंगे, 1 और 2। 3 के आद आएंगे हमारे पास 1 और 3, और 5 के आद क्या आएंगे हमारे पास 1 और 5। इन तीनों के आद जब हम लिख लिए तो फिर अब हमको क्या करना है, इनका मुश्तरिक आद आज़म। तो देखिए दोनों तीनों में भी एक ही है मुश्तरिक आद, वो है 1, और सबसे बड़ा यही आद है क्योंकि ये तीनों के तीनों क्या है, मुफर्रद आदाद है। ये तीनों भी नंबर एक से ही तकसीम होते हैं या तो खुद से तकसीम होते हैं, तो इनके दो दो ही आद निकलते हैं। तो इसमें मुश्तरिक आद क्या है, 1, और सबसे बड़ा आद भी फिर वही है। इसलिए 2, 3 और 5 का मीम ऐन अलिफ क्या रहेगा, 1 रहेगा। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, हमको 11 और 33 का निकालने हैं। देखिए मुश्तरिक आद आज़म, तो हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे 11 के आद और उसके बाद 33 के। 11 के आद क्या आएंगे, 1 आएगा और 11 खुद आएगा। 11 भी एक मुफर्रद अदद है जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 ही आद होते हैं। और उसके बाद जब हम 33 के आद लिखेंगे तो 33 के आद कितने मिलेंगे हमको, 1 मिलेगा, 3 मिलेगा, 11 मिलेगा और 33 खुद मिलेगा। 4 आद मिल रहे हैं हमको 33 के, क्योंकि ये क्या है, मुरक्कब अदद है, इसलिए इसके 1 से ज़्यादा 2 से ज़्यादा आद रहेंगे। अब इसमें जब हमको मुश्तरिक आद ढूंढना है दोनों का, और वो भी सबसे बड़ा 11 का भी और 33 का भी, तो दोनों के इसमें एक तो है ही कॉमन, लेकिन देखिए दोनों के उसमें 11 भी है ना कॉमन मुश्तरिक, और सबसे बड़ा है जितने भी आद निकल रहे उसमें, मतलब कि 11 और 33 का मीम अलिफ क्या रहेगा, इसका जवाब आप लिखेंगे 11। 11 और 33 का मीम आइन अलिफ रहेगा 11। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन में 8 और 20, 8 और 20 का हमको ढूंढना है। तो जब हम 8 के आद लिखेंगे तो 8 के आद रहेंगे हमारे पास में 1, 2, 4 और 8। उसके बाद 20 के आद हमको लिखने हैं। 20 के जब आद लिखेंगे तो हम 1, 2, 4, 5, 10 और 20, टोटल इतने आद निकलेंगे 20 के। 8 के हमको सिर्फ 4 आद मिले और 20 के हमको 6 आद मिले। अब हमको इसमें से क्या करना है, मुश्तरिक आदे आज़म। तो देखिए ये तीनों तो कॉमन है, और इसके अलावा कौन सा है, ये तीनों इनसे डिफरेंट है। तो ये 3 कॉमन में जो सबसे बड़ा कॉमन है वो क्या है,
मुश्तरिक और सबसे बड़ा वो है 4, 8 और 20 के उसमें। तो 8 और 20 इन दो नंबरात का मीम ऐन अलिफ क्या रहेगा फिर 4 रहेगा। इसके बाद चौथे क्वेश्चन में हमको 6 और 24 का मीम ऐन अलिफ मालूम करना है। तो 6 के जब हम आद लिखेंगे 1 2 3 3 लिखेंगे और उसके बाद में 6 खुद रहेगा। 6 के भी हमको सिर्फ और सिर्फ 4 आद मिलेंगे। और 24 के जो आद हम देखेंगे तो 24 के आद हमको कितने मिलेंगे 1 2 3 4 6 8 12 और 24। 24 के हमको इतने आद मिलेंगे। अब हमको क्या करना है, इनका मुश्तरिक और सबसे बड़ा आद ढूंढना है। देखिए ये तीन तक मुश्तरिक है, उसके बाद 6 और 6 यहाँ पर है। इसके बाद 6 का इससे बड़ा और कोई याद मिल रहा कि हमको नहीं मिल रहा। इसका मतलब है कि 6 और 24 का मीम ऐन अलिफ क्या रहेगा हमारे पास जवाब। 6 और 24 का मीम ऐन अलिफ रहेगा 6, जो कि सबसे बड़ा और मुश्तरिक आद है। इस सवाल का जवाब हो गया। इसके बाद है दूसरा सवाल हमारे पास। अफीफ़ा के पास कुछ फूल है, इसने 16 या 24 फूलों का हार बनाया तो एक भी फूल नहीं बचा। बताइए इसके पास कम से कम कितने फूल हैं। देखिए इसमें भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, वो जो अभी हमको इससे पहले खतारों वाला क्वेश्चन पूछा हुआ था ना, उसी टाइप का क्वेश्चन है। देखिए टोटल हमको क्या करना है, इसमें 16 और 24 इन दोनों का मीम जाल अलिफ निकालना पड़ेगा हमको। 16 और 24 का जब हम मीम जाल अलिफ निकालेंगे तो हमको क्या मिलेगा, फिर कम से कम फूलों की तादाद मिल जाएंगी। तो 16 और 24 का जब हम मीम ज़ाल अलिफ लिखेंगे निकालेंगे, उसके लिए हमें क्या करना है, 16 का पहाड़ा लिखना है। 16 के ज़ौफ़ में 16 एक का 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 16 चौक 64 और 16 पंजे 80। इसी तरह 24 का लिखेंगे हम, 24 एक का 24, 24 दूनी 48। इसके बाद में हम क्या करेंगे, फिर कॉमन मल्टीपल हमको मिल गया जो सबसे छोटा है, क्योंकि इसके बाद अगर कॉमन मल्टीपल्स भी आएंगे तो क्या रहेंगे, वो बड़े रहेंगे। लेकिन मुश्तरिक जो इज़ाफ़े अक़ल में हमको क्या करने का रहता, सबसे छोटा मुश्तरिक ज़ुआफ़ ढूंढने का रहता। तो ये दोनों के पहाड़े में 16 और 24 में मुश्तरिक ज़ुआफ़ जो सबसे छोटा मिला वो क्या मिला, 48। यानी कि उस सवाल का जवाब क्या है कि अफ़ीफ़ा के पास कम से कम कितने फूल है, 48 फूल है। इसका मतलब कि अगर अफ़ीफ़ा 48 फूलों की माला बना रही है, 16 फूल एक माला में लगा रही है, तो कितने माला बनेंगे उसके पास में, 3 माला बन जाएंगे, 3 हार बनेंगे। और अगर वो 24 फूल का एक बना रही है तो कितने बन जाएंगे, 2 हार बन जाएंगे और उसके पास में एक भी फूल नहीं बचेगा। इसका मतलब हमको इसमें बस मीम ज़ाल अलिफ कैलकुलेट करने का था। तो इस सवाल का जवाब क्या है, कम से कम कितने फूल, 48 फूल रहेंगे इसका जवाब। देखिए 11वें दिन का ब्रिज कोर्स ख़त्म हो गया। अब 12वें दिन का करना है हमको। 12वें दिन के लिए आपको क्या चैप्टर है, मसावातें दिया हुआ है। तो देखिए हम आइए मसावातों को समझते हैं। मसावातों को हमको समझना है, उसका हल भी तलाश करना है। फ़र्ज़ कीजिए एक अदद में 3 मिलाएं तो 8 होते हैं। देखिए हमको क्या है, फ़र्ज़ करना है कि एक अदद में अगर हम 3 मिलाएंगे तो 8 होते हैं। अब यहाँ पे हमको वो अदद दिया हुआ है, क्या एक अदद बोला हुआ है उसकी जगह पे, वो अदद नहीं बताया हुआ है ना। तो यहाँ हमको एक अदद मालूम नहीं है, इसलिए हम क्या करते हैं, एक हुर्फ इस्तेमाल करते हैं। हम खुद से एक हुर्फ कंसिडर कर लेते हैं उसकी जगह पर, कि वो एक हुर्फ हम एक्स ए बी सी जो भी आपको यूज़ करना है आप मुतग़य्यर इस्तेमाल कर सकते हैं। जो हमको ये मसावत दी है कि एक अदद में एक्स मिला, एक अदद में 3 मिलाए तो 8 होते हैं। तो वो अदद जब हम एक्स कंसिडर कर रहे हैं तो एक्स में हम 3 मिलाकर मसावी है 8, ऐसी मसावत बनाएंगे ना। इसको क्या बोलते हैं, मुतग़य्यर की मसावत, क्योंकि ये जो हमने हुर्फ यूज़ करे, इस्तेमाल करे एक्स, तो ये क्या है, मुतग़य्यर है। और इस मसावत को हल करना यानी कि हमको इस एक्स की कीमत मालूम करने की रहती, मुतग़य्यर की वैल्यू ही फाइंड करने की रहती। इसी को हम बोलते हैं इस मसावत का हल। अब जब हम इस मसावत में एक्स की वैल्यू यानी कि एक्स की कीमत 5 रखेंगे तो हमको मसावत मिल जाएंगी ना बराबर एकदम, क्योंकि 5 और 3 भी 8 होता और यहाँ पर भी 8 है दाएं हाथ की तरफ। तो दाएं जानिब और बाएं जानिब क्या हो जाएगा, दोनों भी एक दूसरे के मसावी हो जाएगा। इसका मतलब है कि एक्स की कीमत जब हम 5 रखेंगे तो एक्स की कीमत 5 ये इस मसावत का हल रहेगा। आगे क्या दिया हुआ है जो मालूम नहीं है उसकी जगह पे हुर्फ को इस्तेमाल करने का है और मसावत की सूरत में हमको बनाकर लिखना है। मिसाल हमको करके दी हुई है कि एक अदद एक्स है
और उसमें 2 जब हम जमा करते हैं तो हमको हासिल जमा क्या मिलती है 4। तो देखिए उसकी मिसाल कैसी बनाकर दी हुई है। एक अदद x, उसमें जब हम जमा करेंगे 2 तो इन दोनों की हासिल जमा रहेंगी 4 के मसावी। उसी तरह दूसरी मसावत में हमको बनाने का रहेगा कि एक अदद में से नहीं है, यहाँ पे ये मिस टाइप हो गया है, एक अदद y में, ऐसा है वो, एक अदद y में, और ये से यहाँ पर था। एक अदद y में से 9 तफरीक करने पर एक बाकी रहता है। तो हम क्या लिखेंगे उसके लिए मसावत, एक अदद y है उसमें से हम तफरीक कर रहे हैं एक को, नहीं, एक अदद y में से 9 तफरीक करने पर, यहाँ पर 9 आना था, यहाँ पर भी मिस टाइपिंग हो गई। एक अदद y में से 9 तफरीक करने पर एक बाकी रहता है, तो ये बनेगी इसकी मसावत, y में से 9 तफरीक करने पर एक बाकी रहता है। इसी तरह दूसरी है एक अदद a का 3 गुना 225 है। गुना जब हम लेते तो हम क्या करते, बीच में ज़रब की अलामत लगाते, यानी कि उसका 3 गुना रहता हो। ज़रब की अलामत का मतलब होता है गुना करना। तो एक अदद a का 3 गुना, यानी कि a ज़रब 3 कितनी है, उसकी कीमत 225। तो इस तरीके से इसकी मसावत बन गई। उसके बाद में है एक अदद m को 10 से तकसीम करने पर 5 हासिल होता है। एक अदद हमारे पास में है m, जब हम उसको तकसीम करेंगे 10 से तो हमको क्या हासिल हो रहा है 5। इस तरीके से मसावत बनाने की थी, हमने पूरी मसावत बना दी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, झैल के मसावत तैयार हो ऐसे बयानात तैयार कीजिए। हमको मसावत दी हुई है, अब हमको बयानात लिखकर बताने के थे उसके। तो देखिए पहला क्या था, m मनफी 2 मसावी है 8, यानी कि एक अदद m में से 2 तफरीक करने पर 8 हासिल होता है। ये मसावत थी, हमने इसको बयान में ऐसा लिखकर बता दी। उसी तरीके से दूसरी जो मसावत थी y/4 मसावी है 2, यानी कि हम इसका क्या लिखेंगे, एक अदद y को 4 से तकसीम करने पर 2 हासिल होता है। तीसरा क्या था, p जमा 1 मसावी है 41, यानी कि इसका हम कैसा लिखेंगे बयान, कि एक अदद p में 1 जमा करने पर 41 हासिल होता है। उसी तरह आखिरी वाला कैसे करेंगे हम 100, और देखिए यहाँ पर ज़रब है, जब ये ऐसे रहता है ना, बीच में कोई अलामत नहीं रहती, इसका मतलब होता है कि यहाँ पर ज़रब होता है इन दोनों आदात के दरमियान में। तो 100 ज़रब x मसावी है 100, यानी कि अभी हमने देखे ना ज़रब की अलामत कब आती है, जब गुना होता है। तो कैसा लिखेंगे हम उसको, एक अदद x का 100 गुना क्या होता है 100 है। ये हम इस तरीके से यहाँ पर लिखेंगे तो इसका जवाब हो जाएगा। अब देखिए अब इसके बाद में हमको क्या करना है, ये मसावत दी हुई है, हमको इसको हल कर करके बताने का है। सबसे पहली मसावत क्या है, सबसे पहली मसावत है a -4 मसावी है 18। इसको हम कैसे करेंगे, मसावत का हल करना है, मतलब कि हमको a की वैल्यू फाइंड करने की है, a की कीमत। तो अब a की कीमत हम कैसे मालूम करेंगे, ये -4 को हम मसावत के दाएं जानिब शिफ्ट कर देंगे। तो a मसावी 18, ये -4 जब बाएं जानिब से दाएं जानिब जाएगा तो जमा 4 हो जाएगा। तो a की वैल्यू हमको क्या मिलेंगी, 18 और 4 22। ये इस मसावत का हल हो गया। दूसरी है हमारे पास में मसावत x जमा 3 मसावी है 25। यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x मसावी है 25, जमा 3 उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा, और ये भी हो जाएगा 22। x की वैल्यू आ जाएंगी हमको 22। उसके बाद जब हम तीसरा थर्ड वाला क्वेश्चन करेंगे, थर्ड वाले में हमको क्या है, k/5 मसावी है 10 दिया हुआ है, तो हम इसमें k की वैल्यू फाइंड करेंगे। k/5 मसावी है 10, तो k को जैसे के वैसे रखेंगे और इस 5 को यहाँ लेके देंगे मसावत के दाएं जानिब। तो k बाएं जानिब बटे में था, तकसीम में था, दाएं जानिब जाएगा तो ज़रब में हो जाएगा। तो k की कीमत हमको क्या मिलेंगी, 5 दाहे 50। तो इस तरीके से ये इसका भी हल हो गया। तीनों मसावत के हल हमने तलाश कर लिए। देखिए इसके बाद हमको सवाल दिया हुआ है, एक बॉक्स में कुछ लड्डू है, हर एक को 3 लड्डू के हिसाब से बांटे तो 7 लोगों को काफ़ी हो जाते हैं। बताइए बॉक्स में कितने लड्डू है, हमको इसकी मसावत बनाकर बताने की है। एक बॉक्स में कुछ लड्डू है, अब कुछ लड्डू को अगर हम करें, क्या फ़र्ज़ करो कि वो कुछ लड्डू कितने हैं, x है, हर एक को 3 लड्डू के हिसाब से बांटेंगे, मतलब कि हम 3 लड्डू हर किसी को तकसीम कर रहे, तो x को जब हम 3 लड्डू के हिसाब से बांट रहे तो 7 लोगों को काफ़ी हो जा रहे। जब हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है तो फिर क्या होगा, यही देखिए ऊपर जैसे हमने मसावत करे थे, x की वैल्यू फाइंड करनी है तो यहाँ पे ये 3 बटे में है, यहाँ पर आके ज़रब में हो जाएगा। x की वैल्यू हमको क्या मिलेंगी 21, यानी कि उस बॉक्स में कितने लड्डू है 21 लड्डू है। अब अगर आपको कंफर्म करना है कि ये जवाब सही है या नहीं, तो आप x की जगह पर 21 रख कर देख लीजिए। 21/3 जब हम करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 7 ही मिलेगा। 3 का 3, 3 सत्ते 21, जवाब सही आया हमारा। अब देखिए हमको यहाँ पर मसावतें दी हुई है, इसको भी हल करके बताना है। ऊपर ही करते हैं हम इसका हल, नीचे जगह नहीं है। पहली मसावत है y-2 मसावी है 5, y-2 करेंगे तो 5 होगा, तो y की कीमत क्या आएंगी
5 जमा 2 हो जाएंगी, इसलिए y की कीमत आएंगी 7। इसका हल है ये वाला पहला। उसके बाद 8 मसावी है p जमा 2, तो हमको यहाँ पर क्या करना है, p की कीमत मालूम करना है। 8 मसावी है p जमा 2 है, तो फिर p की कीमत क्या होंगी, 8 - 2 मसावी रहेगा p, क्योंकि यहाँ पे जमा 2 है, जब ये बाएं जाने पेगा तो -2 हो जाएगा, तो 6 मसावी है p। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर इसका। उसके बाद तीसरे का 5x मसावी है 35, 5x मसावी है 35, x 5 के साथ ज़रब में है बाएं जानिब मसावत के, जब दाएं जानिब जाएगा तो क्या हो जाएगा, 35 के तकसीम में आ जाएगा, 35/5 करेंगे हम, तो हमको x की कीमत क्या मिलेंगी, 5 × 5, 5 × 7 35, x की कीमत 7, यहाँ पर x मसावी है 7 इसका जवाब। चौथी है m/4 मसावी है 7, तो m मसावी क्या होगा, 7 ज़रब 4 हो जाएगा, तो m मसावी 7 चौक 28। इस क्वेश्चन का आंसर ये है। उसके बाद में पांचवा और छठा हम करेंगे। अब पांचवा क्वेश्चन है हमारे पास में 6b मसावी है 60, तो b 6 के साथ में ज़रब में है, 6 जब राइट साइड में शिफ्ट होगा तो वो हो जाएगा तकसीम में, 6 का 6, 6 दाहे 60, तो b की कीमत हमको क्या मिलेंगी, 10 मिलेंगी। उसी तरह ये t जमा 1 मसावी है -1, तो t की कीमत क्या आएंगी, ये -1 जैसा का वैसा, ये जमा 1 जब दाएं जानिब आएगा तो ये भी -1 हो जाएगा। अब हमको मालूम है कि दो अदद सेम रहे और उनके साथ में सेम अलामत रही तो हम दोनों की क्या करते हैं, जमा करते हैं, और अलामत कौन सी लगाते हैं, वही वाली जो उनके साथ होती है, तो इसका जवाब क्या आएगा, टी मसावी है -2। उसके बाद सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन क्या है हमको देखिए, 3 साल कबल संजय की उम्र 12 साल थी, तो अब इसकी उम्र क्या होंगी, हमको अभी की संजय की उम्र फाइंड करने की है। तो देखिए अभी अगर हम कंसिडर करें कि अब की संजय की उम्र क्या है, x साल है समझो, तो 3 साल कबल क्या थी, x में से 3 तफरीक करने पे मिलेंगी ना हमको, 3 साल पहले की उम्र 12 साल थी, तो अभी की उम्र x साल है, तो हमको मसावत मिल गई, x की वैल्यू निकाल लेना है। x मसावी है 12, -3 उधर जाएंगे तो जमा 3 हो जाएंगे, तो x मतलब अभी की संजय की उम्र कितनी हो जाएंगी, 15 साल हो जाएंगी। इस सवाल का जवाब क्या है, 15 साल। एक काश्तकार के पास कुछ बकरियां थी, इनमें से 32 बकरियां इसने फ़रोख्त कर दी, अब उसके पास 15 बकरियां बाकी रही, तो काश्तकार के पास पहले कितनी बकरियां थी। देखिए ये सवाल क्या है, कुछ बकरियां थी, मतलब उस कुछ को हम फिर से x ही कंसिडर करेंगे। कुछ बकरियां कितनी थी, समझ लीजिए x थी, वो एक अदद हम हुर्फ x कंसिडर करेंगे। इनमें से 32 बकरियां उसने फ़रोख्त कर दी, तो उन्होंने क्या करे, x में से 32 बकरियां फ़रोख्त करें, यानी कि तफरीक, उनके पास से माइनस होगी ना, वो बकरियाँ कम हो गई, तफरीक हो गई, तो उनके पास कितनी बची हुई है अभी बकरियाँ, 15 बाकी है, वो 32 को तफरीक करने पर यानी कि फ़रोख्त करने पर। तो फिर पहले कितनी थी, जब हम पहले की बकरियों की वैल्यू x कंसिडर कर चुके हैं, तो हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो हमको पहले की बकरियों की तादाद मिल जाएंगी, तो x मसावी है 15 जमा 32, तो ये फिर हमको क्या मिलेगा आंसर इसका, 47। तो इसका जवाब क्या आएगा, काश्तकार के पास पहले 47 बकरियाँ थी। कितनी थी, 47 बकरियाँ थी। देखिए दूसरे दिन का भी आपका, 12वें दिन का भी आपका ब्रिज कोर्स कंप्लीट हो गया। 13वें दिन का क्या है, आपको वो करना स्टार्ट करते हैं हम। 13वें दिन का है आपका टॉपिक निस्बत और तनासुब। देखिए सबसे पहले हम समझते हैं कि निस्बत और तनासुब क्या होता है, उसके बाद उस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। रोज़मर्रा के कारोबार में दो आदात का मवाजना तफरीक की मदद से करते हैं। जब हमको नंबर्स में कंपैरिजन यानी कि मवाजना करना होता है तो हम क्या करते हैं, तफरीक की मदद से करते हैं, या फिर तकसीम की और ज़रब की मदद से भी करते हैं। मसलन गौतम के पास 12 आम और समीर के पास 6 आम है। समीर के पास गौतम से 6 आम कम है। कम है मतलब यहाँ पे हमने क्या करे, तफरीक करके बोले ना कि समीर के पास गौतम से 6 आम कम है। 12 - 6 करके बोले हमने, तफरीक के ज़रिए मुआवजा करे। अब गौतम के पास समीर के दुगना आम है, यानी कि गौतम के पास क्या है, समीर के डबल आम है। यहाँ पे क्या करे हमने, मुआवजा कैसे करे, दुगना यानी कि गुना करके करे हुए, या इसी को तकसीम, यहाँ पे तकसीम रहना चाहिए, तकसीम के ज़रिए करेंगे तो क्या आएगा, 12 को 6 से तकसीम करेंगे तो क्या मिल देंगे हमको, 2/1, और ये बन जाएंगी उसकी निस्बत, 2/1। जब दो मकदारों का मवाजना तकसीम के ज़रिए करते हैं तब इस तकसीम को तनासुब कहते हैं। ये जो तकसीम कर रहे थे हम क्या बोलते हैं इसको, तनासुब।
किसको बोलते हैं तनासुब? जब दो मकदारों का मवाजना करते तक़सीम के ज़रिए, तक़सीम का अमल यूज़ होता उसमें, तो इस तक़सीम को क्या बोलते हैं? तनासुब कहते हैं। लेकिन मवाजना करने के लिए दोनों मकदारों की इकाइयाँ यकसा होनी चाहिए। यहाँ पर एक कंडीशन शर्त दी हुई है कि जो दोनों मकदारें हम यूज़ कर रहे हैं उनकी इकाइयाँ क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, तभी हम उनका मवाजना कर सकते हैं। और ये जो हमने करे, गौतम के पास समीर से दुगना आम है, तो इसको कैसा बोलते हैं हम? गौतम और समीर के आमों का तनासुब रहता, और इसको ऐसा लिखते, दो इस निस्बत एक, और इसको दो निस्बत एक पढ़ते हैं। तो आइए अब ये वहदानी तरीक़ा आप समझ लीजिए, इसके बाद सवालात हल करेंगे। वहदानी तरीक़ा क्या है? कई चीज़ों की कीमत से तक़सीम करके एक चीज़ की कीमत मालूम करना। यानी कि हमारे पास में 6 किताबों की कीमत दी हुई है, अगर 18 रुपये दी हुई है, तो ये कितनी है कीमत है हमको दी हुई, और कितनी की है? 6 किताबों की है। तो हम क्या करते, इसके ज़रिए इसका इस्तेमाल करके हम एक किताब की कीमत मालूम करते, और फिर क्या करते, 6 का 6, 6 तिया 18, ऐसा करेंगे हम, तो एक किताब की कीमत हमको मिल जाएंगी 3 रुपये। अब इस एक किताब की कीमत के ज़रिए हम क्या करते, अगर हमको और 20 किताबों की कीमत मालूम करनी है, तो हम क्या करेंगे, ये जो हमको एक किताब की कीमत आई ना, इससे इस 20 को ज़रब कर देंगे, गुना कर देंगे, तो हमको क्या मिल जाएंगी? 20 किताबों की कीमत मिल जाएंगी। ये हो जाएगा 60। तो यही हमको इसमें बताया हुआ है कि कई चीज़ों की कीमत से तक़सीम करके एक चीज़ की कीमत हम मालूम कर सकते हैं, और जब एक चीज़ की कीमत हमको मिल जाती है तो उससे ज़रब करके हम कई चीज़ों की कीमत मालूम कर सकते हैं। ये अभी जो हमने एग्जाम्पल में देखी किताबों के, यही बात इसमें कही गई है। मिसाल हल करने के इस तरीक़े को क्या कहते हैं हम? वहदानी तरीक़ा कहते हैं। वहदानी तरीक़ा, मिसाल दी हुई हमको उसकी भी एक और, 10 बयास की कीमत 300 रुपये है, तो 5 बयास की कीमत कितनी होंगी, ये हमको कैलकुलेट करके बताना है। तो 5 बयास की कीमत मालूम करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा हमको? ज़ाहिर है एक बयास की कीमत मालूम करना होगी, और 10 बयास की कीमत हमको दी हुई है 300, तो हम क्या करेंगे, 300 को 10 से तकसीम कर देंगे, क्योंकि 10 बयास की कीमत 300 रुपये दी हुई है हमको। तो ये सिफर से ये सिफर कैंसिल, एक बयास की कीमत कितनी हो रही? 30 रुपये आएंगी हमारे पास एक बयास की कीमत। अब हमको क्या करना है? 5 बयाजों की कीमत मालूम करना है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली ये 30 से ये 5 को ज़रब कर देंगे, तो हमको क्या मिलेगा? 150 रुपये, जो कि 5 बयाजों की कीमत हमको मालूम हो जाएंगी। मैदानी तरीक़ा ये था। अब देखिए, मैदान पर खो खो के 50 खिलाड़ी और कबड्डी के 30 खिलाड़ी तरबियत हासिल कर रहे हैं, तो खो खो के खिलाड़ियों की कुल खिलाड़ियों से निस्बत लिखिए। हमको निस्बत बताना है इसमें, जो सबसे पहले हमको बताया हुआ थे, खो खो के खिलाड़ियों की कुल खिलाड़ियों से निस्बत। तो इसके लिए सबसे पहले हम कुल खिलाड़ी निकालेंगे, कितने हैं कुल खिलाड़ी, कितने हैं? ये 50 और 30 80 है। और हमको क्या करना है? खो खो के खिलाड़ियों की कुल खिलाड़ियों से निस्बत लिखना है। यानी कि पहले हम लिखेंगे खो खो के खिलाड़ी, आप पूरा लिख लेना आपकी बुक में अच्छे से, और इसकी निस्बत हमको निकालनी है कुल खिलाड़ियों से। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, खो खो के खिलाड़ी हमारे पास 50, निस्बत ये 80 हो जाएंगे कुल खिलाड़ी। तो हम कैसा लिख सकते हैं इसको? 50/80 लिख सकते। ये सिफर से ये सिफर कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद हमको क्या मिलेगा? 5/8। तो हमारा जवाब क्या आएगा फिर? 5/8 हमारा जवाब आया। खो खो के खिलाड़ियों की कुल खिलाड़ियों से निस्बत, इस तरीके से लिखेंगे हम। उसके बाद एक जमात में 30 लड़के और 20 लड़कियां हैं, लड़कियों की लड़कों से निस्बत और लड़कों की लड़कियों से निस्बत लिखना है। क्या है, एक क्लास में 30 लड़के हैं और 20 लड़कियां हैं, तो सबसे पहले क्या बोले, लड़कियों से लड़कों की निस्बत। लड़कियों से मतलब यहाँ पे आएगा लड़कियाँ निस्बत लड़के, वो क्या आएगा? 20 निस्बत 30। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? निस्बत को तकसीम के तरीके से 20/30 लिख देंगे। ये दोनों सिफर सिफर कैंसिल, हमको क्या मिलेगा? 2/3। और उसके बाद में क्या है? लड़कों की लड़कियों से निस्बत आएगा, बताना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे लड़के निस्बत लड़कियाँ। तो ये कैसा हो जाएगा? लड़के हैं 30 और लड़कियाँ हैं 20। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? तकसीम के तरीके से 30/20 लिखेंगे। ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल, सिफर, ये क्या हो जाएंगे? निस्बत 3/2। तो इस तरीके से आप ये सवाल का जवाब करेंगे। हो गया कंप्लीट सवाल का जवाब। उसके बाद सवाल है, गुड़ की छोटी बेली 1 किलोग्राम की वज़न की है और गुड़ के टुकड़े का वज़न 250 ग्राम है, तो गुड़ के टुकड़े के वज़न और गुड़ की बेली के वज़न की निस्बत मालूम कीजिए। देखिए, हमको क्या करना है, सिंपली इसमें गुड़ का टुकड़ा आप लिखना, गुड़ के टुकड़े की निस्बत क्या करना है हमको? गुड़ के टुकड़े का वज़न,
उसकी निस्बत हमको निकालना है गुड़ की भेली का वज़न। यहाँ पे आप ऐसा लिखना, गुड़ की भेली का वज़न पूरा लिखना, जगह नहीं पूरी यहाँ पे हमको। तो देखिए गुड़ का टुकड़ा है कितने का, 250 ग्राम का, और गुड़ की भेली कितने की है, 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम को हम 1000 ग्राम बोलते हैं ना। ये किसके मसावी होंगे, ये सिफर से ये सिफर कैंसिल, और उसके बाद में ये होगा 25 का 25, 25 चौक 100, 1/4 मिलेंगे हमको। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, निस्बत के फॉर्म में, 1/4। इसका जवाब क्या आएगा हमारे पास में, फिर गुड़ के टुकड़े की, गुड़ की भेली के वज़न से निस्बत क्या आएंगी, 1/4 आएंगी इसका जवाब। उसके बाद 14 कुर्सियों की कीमत 5,992 रुपये है, तो 12 कुर्सियों के लिए कितने रुपए देने होंगे। देखिए ये वहदानी तरीके का इस्तेमाल करके हमको करना है ये सवाल का जवाब। 14 कुर्सियाँ हैं हमारे पास में टोटल, उसकी कीमत है 5,992। तो 5,992 को जब हम तकसीम करेंगे 14 से, 14 का पहाड़ा पड़ेंगे, 14 चौक 56, 59 में से 56 को तफरीक करेंगे तो बचा 3, ये बना 39, 14 दूनी 28, 39 में से जब हम 28 को माइनस करेंगे हमारे पास बचेंगे 11, ये आया 2 यहाँ पर, ये हुए 112, और उसके बाद में फिर हमको मिलेंगे 14 अट्ठे अट्ठे 112, तफरीक कर देंगे हम, सिफर मिलेगा। मतलब कि एक कुर्सी की कीमत क्या आई हमारे पास में, 428 रुपये, एक कुर्सी की कीमत है ये। एक कुर्सी की कीमत आई हमारे पास में 428 रुपये। अब हमको क्या करना है, 12 कुर्सियों की कीमत निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इस 428 को 12 से ज़रब दे देंगे, तो हमको 12 कुर्सियों की कीमत मिल जाएंगी। यहाँ पे आप लिखना 12 कुर्सियों की कीमत कितने के मसावी रहेंगी, 428 से ज़रब देंगे तो 12 अट्ठे 96 का 6 हासिल आया 9, 12 दूनी 24, और 9 कितने होंगे, 33 का 3 हासिल आया 3, 12 चौक 48, 51 होगा वो, 3 उसमें मिलाएंगे तो मतलब कि 12 कुर्सियों के लिए कितनी कीमत देनी है, 5,136 रुपये। ये हो गया इस सवाल का जवाब। कितने रुपए देने होंगे, 5,136 रुपये। उसके बाद कल आखिरी ये क्वेश्चन है, एक दर्जन केले की कीमत 36 रुपये है, तो 4 किलो की कीमत कितनी होगी। एक दर्जन में आपको मालूम है एक दर्जन कितने के मसावी होता, कोई भी चीज़ एक दर्जन में कितनी आती, 12 आदत। अब यहाँ हमको एक दर्जन यानी कि एक दर्जन केले यानी कि 12 केले कितने रुपए के हैं, 36 रुपये के हैं। तो एक केला कितने का रहेगा, 36 को जब हम 12 से डिवाइड करेंगे तो हमको एक केले की कीमत आ जाएंगी, 12 का 12, 12 तिया 36, एक केला है 3 रुपये का। अब हमको 4 किलो की कीमत मालूम करनी है, तो हम क्या करेंगे, 4 किलो की कीमत आप लिखना है यहाँ पर, इसको हम क्या करेंगे, 4 ज़रब 3 कर देंगे, एक केले की कीमत से ज़रब हो गया, 4 तिया 12, यानी कि 4 किलो की कीमत कितनी आएंगी, 12 रुपये। इस सवाल का जवाब हो गया मुकम्मल। इसके बाद 14वें दिन का ब्रिज कोर्स है, ये करना स्टार्ट करते हैं। इसमें हमको क्या दिया हुआ है, जो चैप्टर है वो है फ़ीसद। फ़ीसद का मतलब क्या होता है, देखिए ये जो अलामत होती है क्या करती है, फ़ीसद को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और सद यानी 100, 100 जो बोलते हैं हम उसको सद बोलते हैं। फ़ीसद को फ़ी सैकड़ा भी कहते हैं। 62% यानी कि 100 में से 62, इसे कसर की सूरत में 62/100 इस तरह लिखते हैं। यानी कि अगर 62% हमको लिखना है, तो अगर हम 62% लिख रहे हैं तो उसका मतलब क्या है, 62/100, 100 में से 62, ऐसा इसका मतलब ये होता है। तो हम 62% को 62/100 भी लिख सकते हैं। हम कीमत कसर का इस्तेमाल करते हुए करके दी हुई कसर का नसबनुमा 100 किया जा सकता है। यानी कि अगर हम कीमत कसर का इस्तेमाल करेंगे तो हम दी हुई कसर का नसबनुमा 100 को 100 बना सकते हैं। अब देखिए हमको पहला सवाल दिया हुआ है, हम उसको हल करना है। एक इम्तिहान में क्या है, सुफियान को 600 में से 532 नंबरात मिले हुए हैं, तो इसे कितने फ़ीसद नंबरात मिले, हमको इसमें बोलते हैं ना हम परसेंटेज निकालना, तो ये वही बताया हुआ है, परसेंटेज को ही फ़ीसद कहते हैं। परसेंटेज निकालना है कि सुफियान का परसेंटेज कितना था, तो उनको टोटल नंबरात फ़ीसद कैसे निकालते हैं हम, हासिल कुर्दा नंबरात, ऐसा लिखेंगे आप, हासिल कुर्दा नंबरात बटे कुल नंबरात, और उसको जब हम ज़रब कर देंगे 100 से तो हमको फ़ीसद मिल जाएगा उसका, यानी कि परसेंटेज। तो हासिल कितने हुए, 532 हुए सुफियान को 600 में से। तो जब हम
ये पूरा कैलकुलेशन कर लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, उसका फीसद यानी कि परसेंटेज मिल जाएगा। ये देखिए, ये दोनों सिफर एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। ये हो जाएगा 532 का 532 बटे 6। अब जब हम इसको काटेंगे 6 से तो हमको क्या मिलेगा, 6 का 6, 6 अठे 48, बचे हमारे पास में 5, ये हुआ 52, फिर 6 अठे 48 आशार्य लगेंगे तो ये कितना बचा फिर हमारे पास में, 4 बचा, ये हुआ 40, 6 6 36, फिर 4 बचेगा, फिर ये बनेगा 40, तो 6 6 36 यानी कि 88.66%। सुफियान को कितने नंबरात मिले, 88.66%। इसका जवाब है 88.66%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्या निकेतन के एक स्कूल की तलबा की तादाद 700 है, इससे में से 60% लड़कियां हैं, तो लड़कियों की तादाद कितनी है। विद्या निकेतन के स्कूल के तलबा की टोटल कितनी तादाद है, 700 है, टोटल है 700 और उसका 60%। अब 60% को हमने अभी देखे ना, कैसा लिख सकते हैं हम, बटे 100 लिख सकते। तो 700 का 60% जब हम निकालेंगे तो हमको क्या मिलेगा, लड़कियों की तादाद मिल जाएंगी। ये दोनों सिफर से ये दोनों सिफर कैंसिल, ये हो जाएगा 7 ज़रब 60, तो क्या हो जाएंगे ये 7 सिफर सिफर 7 छक्के 42, यानी कि लड़कियों की तादाद कितनी होंगी, 420। इस सवाल का जवाब ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुहेल ने खेत की 19,500 मुरब्बा मीटर ज़मीन में से 75% ज़मीन पर बाजरी बोई, तो बताइए इसने कितने मुरब्बा मीटर ज़मीन में बाजरी बोई। हमको बताना है कि सोहेल ने कितने मुरब्बा मीटर में बाजरी बोई है, हमको ये फीसद दिया हुआ है इसका। अभी ये पिछले क्वेश्चन की तरह ही करेंगे हम, वो जो विद्या निकेतन की लड़कियों वाला क्वेश्चन करे ना, उसकी तरह से ही इसको हमको करना है। क्या करना है, 19,500 का 75% जब हम निकाल लेंगे तो हमको मालूम हो जाएगा कि कितने एरिया में उन्होंने बाजरी की बुआई की है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका कैलकुलेशन करेंगे। ये दो सिफर से ये दो सिफर कैंसिल, उसके बाद में क्या हुआ, 195 ज़रब 75, तो इसका हासिल ज़रब हमको क्या मिलेगा, जब हम 195 को 75 से ज़रब करेंगे तो ये हमको मिलेगा 14,625। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए हम कैलकुलेशन करके बता रहे नहीं, आप ज़रब का अमल करके देख लेना। इसका जवाब यही आएगा 14,625। इस सवाल का जवाब क्या आएगा, 14,625 मुरब्बा मीटर में बाजरी बोई। उसके बाद है, रोशन के पास कुल 50 खिलौने हैं, इनमें से 70% खिलौने ख़राब हो गए, तो ख़राब होने वाले खिलौनों की तादाद। देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन ही है, टोटल है उनके पास 50 और 50 का 70% बोले हैं ना, 70% खिलौने उनके ख़राब हो गए हुए हैं, तो उनके पास के ख़राब होने वाले खिलौनों की तादाद हमको बतानी है। तो देखिए ये सिफर से ये सिफर कैंसिल, ये सिफर से ये सिफर कैंसिल, 5 ज़रब 7 क्या होगा, 35, यानी कि रोशन के कितने खिलौने ख़राब हुए हैं, 35। इस सवाल का जवाब आएगा 35। इसके बाद में, एक इम्तिहान में 900 तलबा ने शिरकत की, इनमें से 754 तलबा कामयाब हो गए, तो कितने फ़ीसद तलबा इम्तिहान में कामयाब हुए। देखिए ये वाला सवाल जो है वो सुफियान के सवाल की तरह है, कुछ हमने सुफियान का सवाल हल करे थे ना, हासिल कुर्द और टोटल वाला, उसी तरीके से 754 यहाँ पर लिखेंगे आप, कामयाब तलबा, आगे लिखना की तादाद बटे कुल तलबा, ऐसा लिखना आप। तो यहाँ पे क्या है, कामयाब तलबा है 754 बटे कुल तलबा है 900। अब हमको क्या निकालना है, इसका कामयाब तलबा का फ़ीसद निकालना है, तो हम 100 से इसको ज़रब कर देंगे तो हमको कामयाब तलबा का फ़ीसद मिल जाएगा। ये दो सिफर कैंसिल, 9 से इसको जब हम तकसीम करेंगे, 754 बटे 9 जब हम कर रहे तो क्या मिल रहा है हमको, उसका आंसर 9 एक 9, 9 अठे 72, बचा 3, 75 में से 72 निकालेंगे तो 3 बचेगा, ये 34 बनेगा। उसके बाद में 9 तिया 27 हम लेंगे, तो फिर 34 में से 27 जब हम तफरीक करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 7 मिलेगा, 7 बचेगा हमारे पास, तो 9 सत्ते 63 करेंगे हम, फिर 7 बचेगा, 70 में से 63 गए तो ये 70 बन जाएगा, फिर 9 सत्ते 63, यानी कि हमको इसका क्या मिल रहा है, कामयाब तलबा का फ़ीसद क्या मिल रहा है, 83.77%, 83.77%। इस सवाल का जवाब क्या आएगा, थर्ड वाले का, 83.77% तलबा कामयाब हुए। उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन है ये वाला,
70 खिलाड़ियों में से 45 खिलाड़ी क्रिकेट खेलते हैं तो कितने फ़ीसद खिलाड़ी क्रिकेट खेलते हैं? ये भी इसी तरीके से करना है हमको। टोटल है हमारे पास में 70 और उसमें से कितने 45 खेल रहे हैं क्रिकेट। तो हम क्या करेंगे, 45 को 70 से तकसीम कर देंगे और उसको ज़रब करेंगे 100 से, तो हमको मिल जाएगा कितने फ़ीसद क्रिकेट खेलते हैं। ये सिफर और ये सिफर कैंसिल, ये हो जाएगा 10 ज़रब 45 हो जाएगा 450 बटे 7। फिर जब हम इसको तकसीम करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 7 का 7, 7 छके 42, 3 बचा, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 2 बचा। तो यहाँ पे हम आशारिया लगा देंगे, वो 2 को सिफर लग देगा। 7 दूनी 14, फिर बचा 6, वो बना 60, 7 अठे 56, मतलब इसका जवाब क्या आएगा 64.28%। इसका जवाब आएगा, यानी कि कितने फ़ीसद खिलाड़ी क्रिकेट खेल रहे हैं, 64.28%। इसका जवाब आप लिखेंगे 64.28%। हो गया इस सवाल का जवाब भी कंप्लीट। उसके बाद 15वें दिन का ब्रिज कोर्स स्टार्ट हो गया, 14वें दिन का भी कंप्लीट हो गया। इसमें क्या दिया हुआ है, आपको नफ़ा और नुकसान करना है। ये टॉपिक आपको दिया हुआ है, नफ़ा और नुकसान। देखिए, सबसे पहले हमको इसका रूल बताया हुआ है कि जब फ़रोख्त कीमत ख़रीद कीमत से ज़्यादा होती, यानी कि फ़रोख्त कीमत क्या रहती, जिस कीमत पे हम कोई भी चीज़ बेचते हैं, और ख़रीद कीमत क्या होती, जिस कीमत पे हम कोई भी चीज़ ख़रीदते हैं, तो वो होती है ख़रीद कीमत हमारी। पहले हम ख़रीदते हैं उसके बाद ही बेचते हैं ना। तो जब फ़रोख्त कीमत यानी कि जिस कीमत पर हम बेच रहे हैं कोई भी चीज़ को, वो ख़रीद कीमत से ज़्यादा रहेंगी तो क्या होता है, नफ़ा होता है, नफ़ा। नफ़े का ज़ाब्ता क्या है, फ़रोख्त कीमत मनफ़ी ख़रीद कीमत। और जब फ़रोख्त कीमत क्या हो जाती, कम हो जाती, किससे, ख़रीद कीमत से, यानी जितने में हमने ख़रीदे उससे कम कीमत पर हमने बेच दिए, तो क्या होता है, उस वक्त नुकसान होता है। नुकसान का ज़ाब्ता क्या है, नुकसान का ज़ाब्ता है ख़रीद कीमत मनफ़ी फ़रोख्त कीमत। अब यहाँ पर देखिए हमको क्या दिया हुआ है, फ़ीसदी नफ़ा भी बताया हुआ है, कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। ख़रीद फ़रोख्त का कारोबार करते वक्त किसी चीज़ के फ़रोख्त करने से क़ब्ल इसके लिए किए जाने वाले तमाम ख़र्च को ख़रीद कीमत में शामिल करना पड़ता है, और इसे क्या कहते हैं, कुल कीमत कहते हैं। देखिए क्या बताई गई है बात हमको इसमें, कि ख़रीद फ़रोख्त का कारोबार करते वक्त किसी चीज़ के फ़रोख्त करने से क़ब्ल, यानी कि जब हम किसी चीज़ को ख़रीद रहे और उसको बेचने से पहले, तो हम उसको जब ख़रीद रहे और उसके बाद में जब हम ख़रीद कर लेकर आएंगे या उस पर जो भी टैक्स वगैरह लगेंगे, वो तमाम चीज़ें जो आती है वो सब क्या होती है, ख़रीद कीमत में ही शामिल की जाती है। और उस तमाम चीज़ों को, वो तमाम खर्च जो भी होता है ख़रीदने के वक्त या टैक्स वगैरह मिलाकर, तो उसको क्या कहते हैं, कुल ख़रीद कीमत कहते हैं। जब 10% नफ़ा या नुकसान इस तरह कहते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, कि 100 रुपये अगर हमने किसी चीज़ पर दी है, 100 रुपये की कोई चीज़ ख़रीदे है और उस पर नफ़ा या नुकसान 10% हो रहा है, यानी कि 10 रुपये का नफ़ा हो रहा है या फिर 10 रुपये का नुकसान हो रहा है, इस तरीके से जब बोलते हैं तो इसका मतलब ये होता है। उसके बाद अब हमको हल करना है, सवाल दिए हुए हैं। पहला सवाल क्या है, देखिए, परवेज़ ने थोक बाज़ार से मेथी की 100 गड्डियाँ 400 रुपये में ख़रीदी। परवेज़ ने क्या करे, 100 गड्डियाँ मेथी की ख़रीदे, कितने रुपए में, 400 रुपये में। अचानक होने वाली बारिश से 30 गड्डियाँ ख़राब हो गई, यानी कि 30 गड्डियाँ ख़राब हुई तो परवेज़ के पास कितनी बची, फिर 70 गड्डियाँ बची ना। 100 में से 30 जब ख़राब हुई, यानी कि माइनस हो गई, तफरीक हो गई, तो कितनी बची, 70 गड्डियाँ बची। बची हुई गड्डियों को उसने 5 रुपये फ़ी गड्डी के हिसाब से फ़रोख्त कर दी, तो इससे नफ़ा हुआ या नुकसान। अब देखिए, सबसे पहले हमको उनकी ख़रीद कीमत निकालना पड़ेगी कि उन्होंने कितने रुपए में एक गड्डी ख़रीदी। जब उन्होंने 400 रुपये में 100 गड्डियाँ ख़रीदे, तो उन्होंने एक गड्डी कितने रुपए में ख़रीदे, 4 रुपये में ख़रीदे। और उनके बाद में क्या हुआ, फिर 30 गड्डियाँ ख़राब हो गई, तो उनके पास 100 तो नहीं बची, कितनी बची, 70 बची। तब वो 70 गड्डियाँ बची हुई उन्होंने कितने रुपये के हिसाब से बेचे, 5 रुपये के हिसाब से बेचे। तो अब हमको कैलकुलेट करना है कि उनको नफ़ा हुआ कि नुकसान। अब जब उन्होंने 70 गड्डियाँ 5 रुपये के हिसाब से फ़रोख्त करे, तो ये हुआ 5 सिफर 20 सिफर 5 सत्ते 35, 350 रुपये में उन्होंने बेचे वो गड्डियों को, और ख़रीदे कितने में थे, 400 रुपये में। तो ये बात तो हमको फाइनल हो गई कि ये क्या हुआ, नुकसान हुआ, नुकसान। नुकसान हुआ कैसे मालूम हुआ, क्योंकि इसमें क्या है, ख़रीद कीमत ज़्यादा है और फ़रोख्त कीमत कम है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि यहाँ पर नुकसान हुआ। और कितने रुपए का नुकसान हो रहा, नुकसान का ज़ाब्ता हमने ऊपर ही देखे ना, क्या है, नुकसान मसावी है ख़रीद कीमत मनफ़ी फ़रोख्त कीमत। तो ख़रीद कीमत थी 400, उसमें से जब हम 350 को तफरीक कर देंगे तो हमको मिलेंगे 50 रुपये, मतलब कि उनको नुकसान हुआ, और कितने का हुआ, 50 रुपये का हुआ।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोसेफ ने एक मशीन 23,500 रुपये में ख़रीदी। इसे नकल व हमल का खर्चा 1,200 रुपये आया। इसके अलावा 300 रुपये टैक्स भरना पड़ा। तो इसने वो मशीन 24,250 रुपये में फ़रोख्त की। तो जोसेफ को नफ़ा हुआ या नुकसान, और कितने फ़ीसदी हमको बताना है, फ़ीसद बताना है हमको, इसमें नफ़े और नुकसान का फ़ीसद बताना है। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें जोसेफ का सबसे पहले हम कुल कीमत निकालेंगे। कुल ख़रीद कीमत हम निकाल लेंगे, क्योंकि इसमें उन्होंने क्या करे, सिर्फ ख़रीदे नहीं, उसको ख़रीदे, नक़ल हमल का खर्च भी आया और टैक्स भी लगा। तो ये टोटल चीज़ें किस में आएंगी, ख़रीद कीमत में आ जाएंगी। ये देखिए 23,500 में जमा करेंगे 1,200 को और 300 को, तो ये कितने हो जाएंगे, 1,200 और 300 1,500। 23,500 में जब हम जमा करेंगे 1,500, तो कितने मिलेंगे हमको टोटल, 25,000। यानी कि मशीन की ख़रीद कीमत कितनी हो रही है, 25,000 हो रही ख़रीद कीमत, और उन्होंने बेचे कितने में, 24,225 में। इसमें से हम माइनस कर देंगे, मतलब कि इनको क्या हुआ, नुकसान ही हुआ, कम में बेचे ना। जब 24,225 को हम 25,000 में से तफरीक करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, कितने रुपए नफ़ा हुआ, लेकिन हमको उसका फ़ीसद निकालना है। लेकिन उसके लिए पहले हमको उसका पैसे का अमाउंट निकालना पड़ेगा। 10 सिफर में से सिफर गए सिफर, 10 में से 5 गए 5, यहाँ थे 9, 9 में से 2 गए 7, और ये 4 हो गए थे, ये सिफर। यानी कि उनको क्या हुआ, 750 रुपये का नुकसान हो गया। किसको, जोसेफ को 750 रुपये का क्या हुआ, नुकसान हुआ। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, फ़ीसद ही बताना है नुकसान का। तो नुकसान का फ़ीसद का क्या रहता है ज़ाब्ता, फ़ीसदी नुकसान का, नुकसान जो होता है, जितने रुपए का नुकसान हुआ वो लिखते हैं हम, और उसके बाद में उसको तक़सीम करते हैं ख़रीद कीमत से, और उसको ज़रब कर देते हैं हम 100 से, तो हमको मिल जाता फ़ीसदी नुकसान। इस तरीके से हम फ़ीसदी नुकसान कैलकुलेट कर सकते। तो देखिए उनको नुकसान हुआ 750 रुपये का, और ख़रीद कीमत थी कितनी उनकी, 25,000 की। उसको ज़रब कर देंगे हम 100 से, ये 2 सिफर से ये 2 सिफर कैंसिल, और ये 1 सिफर से ये 1 सिफर कैंसिल। ये क्या हुआ, 75/25। तो 25 का 25, 25 दिया 75, यानी कि कितना आया ये, 3%। तो इस सवाल का जवाब क्या मिला हमको, कि जोसेफ ने जब मशीन 24,250 रुपये में फ़रोख्त की, तो जोसेफ को क्या हुआ, एक तो नुकसान हुआ, और कितने फ़ीसद हुआ, 3% का हुआ। इस सवाल का जवाब हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीनत आपा ने 370 रुपये का दूध खरीदा। तो बताना है हमको, दही बनाया उन्होंने उसका फिर, और 500 रुपये में फ़रोख्त किए, तो उनको क्या हुआ, नफ़ा हुआ कि नुकसान। ये देखकर ही समझ में आ जा रहा है कि यहाँ पे नफ़ा हो रहा है, क्योंकि उन्होंने ख़रीदे थे 370 में और बेचे 500 रुपये में। तो क्या हुआ, नफ़ा हुआ। अब कितना नफ़ा हुआ ये हमें कैलकुलेट करना है। तो नफ़े का ज़ाब्ता क्या है हमारे पास में, फ़रोख्त कीमत, आप पूरा लिखना, हाँ फ़रोख्त कीमत का हम फ़ेखा लिख दे रहे हैं, हमारे पास जगह नहीं है ज़्यादा। फ़रोख्त कीमत मनफ़ी ख़रीद कीमत, जब हम लिखते तो हमको क्या मिल जाता, नफ़ा मालूम पड़ जाता। फ़रोख्त कीमत थी 500 और ख़रीद कीमत थी 370। तो 500 में से 370 को हम तफरीक करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, सिफर में से सिफर गया सिफर, 10 में से 7 गए तो 3, और 4 में से 3 गया 1, यानी कि 130 रुपये का क्या हुआ उनको, नफ़ा हुआ। किसको, जीनत आपा को। इस सवाल का जवाब है 130 रुपये। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किशन राव ने थोक व्यापारी से 20 स्वेटर 7,000 रुपये में ख़रीदे और 400 रुपये फी स्वेटर के हिसाब से फ़रोख्त किए। तो इस कारोबार में किशन राव को नफ़ा हुआ या नुकसान, और कितने रुपये का हुआ। देखो सबसे पहले उन्होंने क्या करे, 7,000 रुपये से कितने स्वेटर ख़रीदे, 20 स्वेटर ख़रीदे। तो हमको 7,000 को 20 से तकसीम करेंगे तो हमको एक स्वेटर का रेट मिल जाएगा। तो देखिए ये सिफर से ये सिफर कैंसिल, 2 1 का 2, 2 तिया 6, यहाँ पे आएगा 3, 2 तिया 6, 1 बचा 10 बना, 2 पंजे 10। ये सिफर यहाँ पर, मतलब कि एक स्वेटर उनको कितने रुपए में मिला, 350 रुपये में उन्होंने ख़रीदे, और 400 रुपये के हिसाब से उन्होंने बेच दिए, यानी कि 50 रुपये उन्होंने
उस पर उनको प्रॉफिट हुआ, मुनाफा ही हुआ ना। तो हमको बताना है कि इस कारोबार में किशन राव को नफ़ा हुआ या नुकसान। तो एक बात तो मालूम हो गई कि नफ़ा हुआ। और कितने रुपए का नफ़ा हुआ कि जब उन्होंने 20 स्वेटर 400 रुपये के हिसाब से बेचे। तो 400 को हम जब ज़रब करेंगे 20 से तो हमको पता चलेगा कि टोटल कीमत उनको कितनी मिली। तो देखिए ये 4 दूनी 8 और ये 3 सिफर जैसे कि वैसे 8,000 रुपये में उन्होंने बेचे और 7,000 में ख़रीदे थे। तो 8,000 में से 7,000 जब हम तफरीक करेंगे तो हमको मालूम पड़ जाएगा कितना नफ़ा हुआ, 1,000 रुपये का। तो इस सवाल का जवाब क्या है कि किशन राव को इस कारोबार में नफ़ा हुआ और कितने रुपए का हुआ, 1,000 रुपये का हुआ। इस सवाल का जवाब ये है। उसके बाद एक सेकंड सवाल है, यास्मीन ने 1 क्विंटल प्याज 2,000 रुपये में ख़रीदी। बाद में इसने 17 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से तमाम प्याज फ़रोख्त कर दी। तो इस कारोबार में इसे नफ़ा हुआ या नुकसान और कितने फ़ीसद, यहाँ पर फ़ीसदी नफ़ा बताना है या फ़ीसदी नुकसान जो भी है वो फ़ीसद में बताना है, रुपयों में नहीं, फ़ीसद में बताना है। तो यास्मीन ने 1 क्विंटल प्याज यानी कि कितनी प्याज ख़रीदी थी उन्होंने, 1 क्विंटल यानी कि 100 किलो। 1 क्विंटल प्याज ख़रीदी थी ना, 1 क्विंटल में कितने होते हैं, 100 किलो होती है। तो उन्होंने 2,000 रुपये से 100 किलो प्याज ख़रीदी थी। तो 100 किलो उन्होंने 2,000 रुपये में ख़रीदी। तो हमको 1 किलो प्याज का रेट इससे मालूम पड़ जाएगा। ये 2 सिफर से ये 2 सिफर कैंसिल, यानी कि 20 रुपये की 1 किलो प्याज मिली उनको। फिर उन्होंने क्या करे, उसी प्याज को 17 रुपये 1 किलो के हिसाब से बेचे, यानी कि 3 रुपये कम कर दिए। इससे मालूम हो जा रहा कि नुकसान हो गया उनको, 3 रुपये कम से बेचे उन्होंने, क्योंकि यहाँ पे ख़रीद कीमत ज़्यादा हो जा रही है, फ़रोख्त कीमत कम हो जा रही, मतलब कि 3 रुपये कम करे तो उनको यहाँ पर नुकसान होगा। अब उन्होंने 17 रुपये के हिसाब से 100 किलो प्याज को बेचा। तो उनको कितने रुपए लगे, 100 किलो को जब 17 रुपये के हिसाब से बेचे तो 1,700 रुपये हुए। टोटल थे उनके 2,000 रुपये खर्च करे थे उन्होंने। उनकी ख़रीद कीमत थी 2,000 और 1,700 हो रही फ़रोख्त कीमत, मतलब कि उनका 300 रुपये का नुकसान हो रहा टोटल 100 किलो के ऊपर। अब हमको उसका फ़ीसद निकालना है, नुकसान का फ़ीसद। तो फ़ीसदी नुकसान का फ़ॉर्मूला क्या है हमारे पास में, फ़ीसदी नुकसान का फ़ॉर्मूला अभी हमने देखे है, आप लिख देना ये फ़ीसदी नुकसान, मैं शॉर्ट में लिख कर बता देती हूँ। फ़ीसदी नुकसान मसावी होता है नुकसान जितने रुपए का हुआ उनको, नुकसान बटे ख़रीद कीमत ज़रब 100। तो उनको नुकसान हुआ 300 रुपये का और ख़रीद कीमत उनकी कितनी थी, 2,000 थी। और उसको जब हम ज़रब कर देंगे 100 से तो इसका जवाब हमको मिल जाएगा। देखिए ये 2 सिफर से ये दोनों सिफर कैंसिल, ये 1 सिफर से ये 1 सिफर कैंसिल। जब लिखेंगे 30/2 तो इसका जवाब क्या आएगा, इसका जवाब आएगा 2 1 का 2, 2 1 का 2, यहाँ पर बचा 1, 2 पंजे 10, यानी कि 15% का इनको नुकसान हुआ। किसको, यास्मीन को। यहाँ पर आपके 11 से 15 दिन के ब्रिज कोर्स के तमाम टॉपिक और उनके सवाल और जवाब दोनों ख़त्म होते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आ गया होगा और इससे आपकी काफ़ी हेल्प होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप इस चैनल पर नए हैं या आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और साइड में जो बेल आइकन होता है ना उसे भी प्रेस कीजिए, ताकि हम जब भी नया कोई वीडियो अपलोड करें अपने चैनल पर तो आपको उसकी नोटिफिकेशन फ़ौरन मिल जाए। इसी के साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इससे पहले जो ब्रिज कोर्स से रिलेटेड वीडियोस बनाए हुए हैं उसकी लिंक भी डाल दूँगी, आप उसे भी चेक कर सकते हैं। और चैनल पर हमारे दूसरे वीडियोस भी हैं, उसे भी चेक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब